जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। मैं आशा करता हूं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा फिजिक्स है, आपके पहला चैप्टर क्या नाम है फिजिक्स का? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, तो जो हम इसमें क्वेश्चन लिए हैं इससे आपके एग्जाम में हर हाल में, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा आगामी एग्जाम 2026 में होने वाला है उसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी लोग इस बार 450 प्लस का स्कोर करें। ठीक है, अपने तैयारी को मजबूती से करें और 450 प्लस लाए और अपने माता पिता, गांव समाज, गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम सभी लोग, जो भी विद्यार्थी लोग देने वाले हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ जाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन बात को देख लेते हैं। तो देखिए भैया, मोटिवेशन बात क्या लिखा गया है? जीतेंगे हम यहाँ वादा करो, जीतेंगे हम यहाँ वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। नहीं, हमें क्या करना है? अपने आप से वादा करना है, किसी दूसरे से नहीं, हमें खुद से वादा करना है और कोशिश हमें ज्यादा करना है। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। किस्मत हमसे भले ही रूठ जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। नहीं, मजबूत इतना इरादा करो, अपने इरादा को इतना मजबूत करो कि हम हर हाल में जीतेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी समस्या क्यों ना आ जाए। समस्या से हम लोग डट के सामना करेंगे और अपने हिम्मत को, अपने इरादा को इतना मजबूत करेंगे कि जो हम मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाए। यानी कि जो हम सोचे वहां पर फिजिक्स है प्रकाश का परावर्तन, उसी के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हुआ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। वास्तविक कैसा बनता है? वास्तविक। बी में है आभासी और सीधा, सी में दिया है वास्तविक और सीधा, और डी में है आभासी और उल्टा। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब सीधा समतल देखिए, अब जब आप ऐनक के पास जाइएगा, यानी कि दर्पण के पास जाइएगा, तो जब आप दर्पण के पास खड़े रहिएगा ना, तो उसमें आप क्या देखिएगा? जैसे हमारा, इसको क्या बोलते हैं, सर जो है, हमारा सर ऊपर है तो ऐनक में भी सर ऊपर दिखता है, और पैर नीचे है तो ऐनक में भी पैर नीचे दिखता है। यानी कि इससे क्या मालूम चलता है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। ठीक है, और ऐनक में जो हमारा, ऐनक में जो आपकी परछाई दिखता है वह आपका क्या है? प्रतिबिंब है। वह क्या है? आपका प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। नहीं, तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वह कैसा होता है? वह आपका आभासी होता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त, प्रदीप्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त में क्या क्या आ जाएगा बताइए? तो आपका दिया आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, सलाही आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। नहीं,
बल्ब आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है किसका, तो आपको बताना है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश, अभी हम जस्ट पीछे देखे हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। जैसे अभी हम जस्ट पीछे पढ़े ना कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। विकिरण ऊर्जा का, या एक बल है, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ ये हो जाएगा, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। प्रकाश जो तरंगे होती है वो किस तरह की तरंगे होती है। यहाँ कह रहा है कोई तरंगे नहीं, तो प्रकाश तो कोई ना कोई तरंग जरूर है, तो सी तो हट जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी सी और डी ऑप्शन हट गया। अब दो ऑप्शन ए और बी बचा, इसी में हमारा आंसर छुपा है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो क्या प्रकाश जो है ध्वनि तरंगे है, तो नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश तरंग होती है उसके गमन के लिए, गमन मतलब चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को गमन के लिए क्या होता है, वो किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं हुआ कि प्रकाश की किरणें जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे देखिए, प्रकाश अगर ऐसे चलेगा तो ऐसे सीधे ही चलेगा, ऐसे चलेगा तो सीधा ही चलेगा, लेकिन कभी ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, चाहे कभी ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। प्रकाश जब भी गमन करेगा तो हमेशा वो जैसे भी जाए लेकिन सीधा रेखा में गमन करेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन होते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। अगला क्वेश्चन हुआ, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में, समतल दर्पण में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 है, यह सत्य है दोनों दर्पण में। अवतल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 सत्य है, उत्तल दर्पण में भी F बराबर R/2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहा जाता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हुआ, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 -1 0, इनमें से कोई नहीं। ठीक है होगा। तो आवर्धन आप लोग पढ़े होंगे। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समतल दर्पण है, अगर मान लेते हैं बुआ हमारे यहाँ समतल दर्पण, क्या है बुआ, समतल दर्पण। यह क्या है, समतल दर्पण है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, कितना है बुआ, 2 मीटर लंबा एक बच्चा खड़ा है, तो इस बच्चा का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, तो कितना मीटर का लंबा वो भी होगा, तो यहाँ भी वो 2 ही मीटर लंबा होगा। ठीक है, हमको इसमें क्या पूछा, समतल दर्पण का आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है हुआ, 2 मीटर, और वस्तु की ऊंचाई भी कितना है, 2 मीटर, यानी तो 2 मीटर बटा 2 मीटर, तो मीटर से मीटर भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, कितना आया हुआ, 1 आया, यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, यह जो आवर्धन होता है हुआ, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक होता है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए मात्रक से मात्रक कट गया, तो कहाँ मात्रक बचा, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है हुआ, तो हम जानते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, वाहनों में हम लोग पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। चाहे आप ये भी पूछेगा कि साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। अगर अवतल दर्पण का पूछेंगे तो क्या बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है बताइए, तो दाढ़ी बनाने में, कहाँ, दाढ़ी बनाने में। समतल दर्पण का उपयोग पूछेंगे तो क्या बताइएगा, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, चेहरा देखने में। ठीक है, कहाँ होता है, चेहरा देखने में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान भी जाइए कि उत्तल दर्पण में हमेशा हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ठीक है होगा। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा, बताइए बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। यह क्या है, मेरा समतल दर्पण है। एक आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह लंबवत आपतित हो रही है, तो लंबवत इस पर पड़ रही है। ठीक है, लंबवत आ रही है बुआ। ठीक है, आपतित हो रही, तो परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है, तो आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम याद है। दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अब जब देखिए बुआ, तो अब ये नियम आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, वो बिना मुड़े सीधे फिर उसी पथ पर वापस लौटेगी। नहीं तो यानी कहने का मतलब, अगर वह लंबवत आया बुआ तो फिर क्या होगा, यहीं से फिर टकरा कर फिर उसी माध्यम में उसी तरह फिर लंबवतें निकल जाती है। नहीं तो इसमें आपतन कोण का मान कुछ आया नहीं आया। जब आपतन कोण का मान नहीं आया तो परावर्तन कोण का मान आएगा नहीं आएगा। या एक तरह से और समझिए देखिए, यहाँ आपतित किरण आया, अब यहाँ टकराएगा, लंबवत है तो लंबवत ना निकलेगा, अब फिर इसी पर निकल जाएगा। यहाँ आपतन बिंदु अभिलंब डालेंगे तो इसी में आएंगे, तो तीनों एक ही तल में है। इसमें कोण बन भी नहीं रहा है। कौन बन रहा है, थोड़ा सा भी अगर देखिए, अगर इस तरह से हल्का अगर तिरछा आता हुआ, अगर तिरछा आपतित किरण आता तो इसी तरह निकलता। तो यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर कुछ कोण बना। अगर इसमें अभिलंब डाल देते तो यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है। नहीं, इसका कुछ मान है, इसका मान अगर जितना होता तो इसका मान भी उतना होता।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधे आया और फिर उसी पर लौट जाएगा, यानी कि यहाँ पर परावर्तन कोण का मान भी कुछ नहीं मिला, यानी कि 0 डिग्री। आपतन कोण यहाँ पर 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है बुआ, हमारा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। अगला क्वेश्चन हुआ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी। यहाँ पर क्या दिया गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम लोग छोटका एफ से डिनोट करते हैं, मालूम है कि नहीं, मालूम है। तो एफ हमको निकालना है, तो एफ बराबर वाट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ बराबर r/2। ठीक है बुआ, आर का मान कितना है, 40। ठीक है, अब बट्टा में 2, तो 2 से आपका 40 20 बार में कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना जाएगा, 20, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, देखिए तो ऑप्शन में है, सी में है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन हुआ, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब, यानी एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा गया, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यह हमारा ध्रुव हो गया, यह हमारा फोकस हो गया, यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच है। यह आपका ध्रुव है, यह आपका फोकस है, यहाँ पर वस्तु को रखा गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अगर यहाँ से अगर इसको ले जाते हैं, या टकरा के किससे होकर गुजरेगा हुआ, फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब वक्रता केंद्र से हम काटेंगे, इस तरह से जाएगा बुआ, इस तरह से छूते हुए जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, पहले गया फिर टकरा कर इधर लौटेगा। ठीक है, तो यह जाएगा, कभी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो हमको क्या करना है, इधर इसको हम इस तरह से डैश से बढ़ा देंगे। तो यहाँ जहां मिला, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मिल गया, तो यहीं पर आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, वस्तु ए बी है, अब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। तो यह प्रतिबिंब कैसा बना, ऊपर बना है तो सीधा बना, और वस्तु देखिए तो वस्तु से यह बड़ा बना, तो सीधा और बड़ा कहाँ है ऑप्शन में देखिए तो, और डैश जैसे कटा है, डैश जैसे ना कटा है, मेन रेखा से तो कटा नहीं है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो काल्पनिक, सीधा और बड़ा, देखिए किसमें है, तो दो ही ऑप्शन है। वास्तविक तो बनेगा ही नहीं, तो वास्तविक वाला काट दीजिए, वास्तविक इसमें भी, इसको भी काट दीजिए, काल्पनिक और छोटा, तो यहाँ वस्तु से बड़ा ना बना है, तो ये तो नहीं होगा, तो राइट बच गया, डी डी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। क्लियर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। अवतल दर्पण आपको तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, यह हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है वो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जैसे ये फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता त्रिज्या, इसके बट्टा में 2 होता है ना, तो किसी चीज को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भागा देते हैं, यानी कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर अगर दिया होगा, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है हुआ, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होता है, अवतल दर्पण क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का। ऋणात्मक अगर पूछेगा तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन होगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? तो आप जानते हैं अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है। नहीं, अगर आपको आपको हम कहेंगे कान में ताकिए, कान में देखिए, तो दिक्कत होगा। तो उस समय क्या करते हैं डॉक्टर, जो चश्मा का यूज करते हैं उस चश्मा में अवतल लेंस लगा होता है, सॉरी अवतल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है? उस वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। यानी जिस वस्तु को आप देखिएगा, चाहे जिस जगह को देखिएगा वह जगह थोड़ा बड़ा दिखेगा, चाहे जिस वस्तु को देखिएगा वह बड़ा दिखेगा। यानी अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, अगला हुआ टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च आप देखे होंगे सब लोग। मान लीजिए टॉर्च है, अब इससे प्रकाश निकलेगा बुआ, तो इस तरह से प्रकाश निकलता है कि नहीं? हाँ बताइए। इस तरह से प्रकाश निकलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है। क्या कर रहा है बुआ? फैल रहा है। तो समांतर तो होगा ही नहीं, अपसृत होता है, एक बिंदु पे आके मिलाता है, तो यह होगा ही नहीं। क्या फैल रहा है? तो आपका संश्रित प्रकाश पुंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हुआ किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? केवल कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी ना कह रहा है, तो समतल दर्पण भी आभासी बनाता है, अवतल दर्पण भी आभासी बनाता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। अवतल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समतल तथा उत्तल। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आपको बताएं कि समतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है और वस्तु के समान साइज का बनाता है। तो समतल दर्पण में बना वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो यही राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण का मान अगर वो 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं बताइए। तो पीछे ही करके आए हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, समतल दर्पण को, गोलीय दर्पण को। तो देखिए गोलीय दर्पण में आपका अवतल उत्तल दोनों आता है, तो इसलिए यह डी नहीं होगा। समतल दर्पण को तो होगा ही नहीं। अब ए और बी है, बताइए। अपसारी, तो अपसारी किस दर्पण को अपसारी? देखिए तो अपसारी में क्या होता है, जो क्या करे एक बिंदु से प्रकाश को निकाल कर फैला देता है। कौन दर्पण फैलाता है? तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। बढ़ते हुए और आपसे पूछे कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल? बताइए
किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण बनाता है बुआ, और उत्तल भी हमेशा सीधा बनाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बुआ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु को आप कहीं भी रख लीजिए, ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर अवतल रहता तो अवतल दर्पण वस्तु का सीधा, बड़ा और समान साइज का भी बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हुआ होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर लाख में अगर बताना होगा तो बताइएगा कितना, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में देगा तो हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड में देगा तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं बुआ कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बुआ ये हमेशा सीधा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करे, अवशोषित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे कैमरा को देख रहे हैं तो प्रकाश पहले आकर उस कैमरा पर पड़ रहा है और उससे टकरा कर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रहा है, तो हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, परावर्तित करके। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी में है, ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है। चलिए हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आप पहले पता कीजिए कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण पहले तो वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है कि काल्पनिक बनाता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, दर्पण कौन है, उत्तल है। ठीक है, तो एफ का मान दिया है, नहीं छोटका एफ का मान दिया है, फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। तो आर बराबर वाट। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग लगा दीजिए, एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2। ठीक है, एफ का मान 20 है तो 20 रखिए बराबर r/2। इसके बट्टा में 1 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आर हो जाएगा, और 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लगा दीजिए, यानी कि आर का मान, वक्रता त्रिज्या का मान कितना आ गया, 40 ऑप्शन में है, डी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हुआ, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, ग हो जाएगा, समतल। समतल दर्पण क्या होता है, वस्तु का हमेशा समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि समतल उत्तल दर्पण में
बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो क हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ क ख ग घ करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तो वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रख देंगे भैया, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, आपका यही घाव हो जाएगा। पीछे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, थोड़ा दूसरे टाइप से भी था, चित्र बना के भी समझा दिए हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है। तो वही बात है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर किरण पुंज को अभिसरित करने हेतु कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अभिसरित करा समांतर किरण पुंज को, जैसे यह समांतर किरण पुंज हो गया ना, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, अभिसरित करने के लिए, यानी एक बिंदु पर लाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु पर लाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होगा, यानी यहाँ पर कौन सा दर्पण का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, दर्पण कह रहा है, ठीक है, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, एक बिंदु पर लाना है तो अवतल दर्पण का, किसका प्रयोग करेंगे बुआ, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के समांतर किरणों को एक बिंदु पर लाकर मिलाता है। ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, इसको भी हम लोग देख ही लिए, फिर देख लीजिए। यह आने वाला किरण को कौन किरण कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। यहाँ टकरा के जाएगा तो परावर्तित किरण, बीच में हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हुआ, आपतन कोण। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम लोग आई कहते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम लोग आर कहते हैं। यह आपतन कोण हो गया, ठीक है, यह परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो, यानी इस कोण का मान कितना दिया, 45 डिग्री, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यह आपका परावर्तित किरण है, यह आपका अभिलंब है, इसके बीच में यह जो कोण बना कितना का होगा। तो आप लोग परावर्तन के दूसरा नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब यह 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन 45 डिग्री है, आपका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस दर्पण का क्या हो रहा है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। ठीक है, तो बताइए तो यह दर्पण कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो परावर्तक, यह तो बाहर से पेंट है, अंदर की ओर धंसा है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। अगला क्वेश्चन हुआ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, यह परावर्तक सतह है, तो ये कौन सा दर्पण है, आपका समतल दर्पण हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम दर्पण अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। ठीक है, यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है, यह वक्रता केंद्र है, यह ध्रुव है। तो यह जो लाइनिंग जा रहा है, इस लाइन का आपको नाम बताना है, कौन हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे फिर से समझिए, 1 मिनट। क्वेश्चन है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए हम दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण बनाए हम लोग? अवतल दर्पण बनाए, ठीक है। यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आपका यह रहा और ध्रुव यह रहा आपका। वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है, तो आपका यही ना बिंदु है बीच में, उसे क्या कहते हैं? तो इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? हुआ फोकस। बहुत बच्चा इसको फोकस दूरी लगाएगा, नहीं। फोकस दूरी क्या होता है? तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को छोटका एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा एफ है, तो आपका ये हो जाएगा फोकस। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा वो कैसा होता है? सीधा। लेकिन वहीं अगर वास्तविक प्रतिबिंब पूछता तो क्या हो जाता? उल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी। सिंपल है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है भैया? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि वह पीछे का चीज देख पाए। चलिए, इस सेशन का यानी कि आज के इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन है, 50 नंबर। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने पहले चैप्टर का 50 क्वेश्चन किए। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्या करना है, अभी तक जो भी विद्यार्थी लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी साहस मिले और हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आए, नहीं। और अपने एग्जाम की तैयारी सभी लोग अच्छे से कीजिए, नहीं। हम क्या करेंगे, इसी तरह आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को कराने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, या कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। और अपने प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।